सदियों से दमित किसी राष्ट्र की आत्मा जब विद्रोह की आग से भड़कती है, तब उस राष्ट्र के लोगों में स्वतंत्रता की भावना ज्वालामुखी बनकर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरती है। प्राचीन समय से ही भारत के द्वार सभी सभ्यताओं के लिए खुले रहे हैं, पर फिर भी भारत की पहचान और मूल एकता बरकरार रही है। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, भारत का बीता हुआ कल अपनी तमाम सांस्कृतिक विविधताओं और महानता के कारण सभी भारतीयों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्यों के लिए एक समान विरासत का आधार रहा है। सहनशीलता की यही विरासत 17वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुगल बादशाह का सूरत में एक फैक्ट्री चालू करने का इजाजतनामा बनी। सोलह 1690 तक अंग्रेजों ने भारत के कई क्षेत्रों में अपने पैर जमा लिए थे और उनका व्यापार चारों ओर फैल चुका था। ब्रुक एडम्स कहते हैं, दुनिया में कोई भी लागत आज तक इतना लाभ नहीं दे सकी जितना कि भारत की लूट। इन फौजी अड्डों से अंग्रेजों ने बलपूर्वक भारत में चारों ओर फैलना शुरू कर दिया और 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत के 3/5 हिस्से को अपने अधीन कर लिया। अंग्रेजों ने भारत के कई राज्यों के शासकों को मनमानी संधियों द्वारा प्रभावहीन कर दिया। उन्होंने छल युक्त गोद लेने का सिद्धांत प्रारंभ किया। जब भी कोई शासक अपने वास्तविक उत्तराधिकारी के बिना मर जाता तो उसका राज्य अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता। इस हड़प नीति के अंतर्गत उन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर और कई अन्य रियासतों को अपने में मिला लिया। राजनीतिक विस्तार के साथ साथ कानून की आड़ में अंग्रेजों ने भारतीय जनता को भी लूटना शुरू कर दिया। लूट शब्द अंग्रेजी शब्दकोश का हिस्सा बन गया। जल्द ही भारतीय उद्योगों का विनाश कर दिया गया। जिन भारतीय कारीगरों की वस्तुएं दुनिया भर में सराही जाती थीं, वही अब अपनी जीविका के साधन खोने लगे। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार अंग्रेजों की नीति जानबूझकर भारतीय समाज के आर्थिक ढांचे को छिन्न भिन्न करने की थी। कारीगरों को मजबूरन गांव में आसरा लेना पड़ा। लॉर्ड बेंटिंग के शब्दों में, अर्थशास्त्र के इतिहास में ऐसी दुर्गति की तुलना मुश्किल से ही मिलती है। बुनकरों की दुर्गत से भारत भूमि अपना रंग रूप खोने लगी।